हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माय नेम इज कमल सिंह परमार और आज का लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज पर। यस बच्चों, पिछली क्लास में हमने बात की थी किसी ऑब्जेक्ट को कैसे हम पुल कर सकते हैं, कैसे उस ऑब्जेक्ट को हम पुश कर सकते हैं। तो पुल करना ज्यादा आसान होता है या ऑब्जेक्ट को पुश करना, ये दोनों डिस्कशन हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर की थी। जिनका लेक्चर छूटा हुआ है यूट्यूब लिंक पर जाएं, वहां से उस वीडियो को अच्छे से वॉच करें। चलिए बच्चों, आज तो हम आ रहे हैं किस पर, एंगल ऑफ रिपोज पर। तो बेटा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप। और हम बात कर रहे हैं अब एंगल ऑफ रिपोज पर। चलिए आ जाते हैं रिपोज पर। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या कहता है हमें, तो सबसे पहले हमने यहां पर एक ली हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमने एक इंक्लाइन प्लेन बना लिया। सरफेस पर थीटा एंगल से हमने एक इंक्लिनेशन यहां ड्रॉ किया है और इस इंक्लिनेशन पर हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। ये रहा वो ऑब्जेक्ट। चलिए इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा है इस इंक्लिनेशन के ऊपर। चलिए तो अब इस एम मास वाली बॉडी को जैसे ही हम इस इंक्लिनेशन पर रखते हैं, इस पर कुछ फोर्सेस वर्क करेंगी। नंबर वन, एक फोर्स लगेगी mg डाउनवर्ड। अब यहां पर mg के हम बनाएंगे दो कंपोनेंट्स। पहला mg cos, ये mg इस तरफ, और दूसरा इसके ठीक परपेंडिकुलर एक mg इस तरफ वर्क करेगा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल है ये हो जाएगी आपकी 90 माइनस थीटा। अब यहां पर ये जो एंगल है ये टोटल एंगल भी 90 डिग्री है। दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं बच्चों। ये 90 डिग्री है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो गया, थीटा। इस 90 वाइट वाले को अगर हम इस वाइट वाला कितना है अपना, है 90 डिग्री का एंगल है, तो इस 90 डिग्री के एंगल में से अगर हम माइनस करेंगे 90 माइनस थीटा को, तो 90 से 90 कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास, ओनली थीटा। तो ये वाली एंगल कितनी हो जाती है, थीटा। तो यहाँ पर ये वाली कंपोनेंट हो जाएगी हमारी mg cos थीटा और ये वाली कंपोनेंट हो जाएगी mg sin थीटा। तो इस बॉडी पर mg के दो इफेक्ट वर्क करते हैं। अब इसका काम खत्म हो गया। तो mg cos चाहता है कि मैं इधर खींच लूं, ये सरफेस इसको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करती है इस डायरेक्शन में। mg sin चाहता है कि मैं इसको नीचे खींचूंगा, तो यहां से एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होती है क्योंकि इसमें नीचे आने का इंटेंशन आ चुका है। तो अब बात है एंगल ऑफ रिपोज की। तो क्या कहता है एंगल ऑफ रिपोज, यहां पर देखिए हॉरिजॉन्टल से अगर हम एक प्लेस को कुछ एंगल पर बनाते हैं तो इस प्लेस को हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। अब इसके ऊपर हमने क्या की, एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखी। अब जैसे जैसे मैं इस थीटा को यहां पर बढ़ाऊंगा तो बॉडी क्या होगी, स्लाइड होना स्टार्ट होगी। ओके, तो हमने क्या किया, इस इंक्लिनेशन को यहाँ थीटा एंगल पर बना लिया। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बन गई, एक एंगल। अब जैसे जैसे मैं इस एंगल को इंक्रीज करता हूँ, इंक्रीज 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 इंक्रीज, बॉडी क्या आ गई, इन स्टेट ऑफ मोशन आ जाती है। तो इस थीटा की वो मैक्सिमम वैल्यू, जिस वैल्यू तक ये बॉडी स्लाइड ना हो, सरफेस पर ही टिकी रहे, उस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ रिपोज। So the maximum value of inclination with horizontal at which the body remains at rest, कहाँ रहे वो, रेस्ट में रहे। जैसे जैसे आप थीटा को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे ये बॉडी एक टाइम बाद क्या हो जाएगी, यहाँ से स्लाइड हो जाएगी। तो जब तक स्लाइड ना हो, टिकी रहे, उसके बाद थोड़ी सी वैल्यू भी अगर हम बढ़ा दें थीटा की हॉरिजॉन्टल के साथ, तो बॉडी चलना स्टार्ट कर दे। वो मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी होती है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है बच्चों, तो यहां हम इसको डिनोट करेंगे किससे, थीटा आर से। अब इसको ओनली थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को इस इंक्लिनेशन पर प्लेस करता हूं, इस इंक्लिनेशन पे mg वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड वर्क करेगा। इसके हमने दो कंपोनेंट्स बना लिए हैं, एक mg cos थीटा इस तरफ, एक mg sin इस तरफ। और
जैसे ही हम यहाँ बॉडी को रखते हैं, ये बॉडी कैसी स्थिति में है, ये ऐसी कंडीशन में है कि जो थीटा यहाँ पर है वो एंगल ऑफ रिपोज के कैसा है, इक्वल, थीटा इक्वल है। ओके, तो इस केस में बॉडी मोशन नहीं करेगी, कहाँ रहेगी, इसी सरफेस पर रहेगी। अगर मैं इस वैल्यू से थोड़ा सा भी बड़ा बल कर लूं इस थीटा को, तो बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है। तो हमको इस लेवल तक रुकना है, यही एंगल हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज। तो इस कंडीशन में आपकी बॉडी इस इंक्लिनेशन के ऊपर रखी है, तो जैसे वहां रखते हैं ये mg साइन जैसे वर्क करेगा इसके ऊपर, ये चाहता है कि बॉडी कहाँ आ जाए, नीचे आ जाए, लेकिन बॉडी पर यहाँ पर फ्रिक्शन इतनी डेवलप हो रही है कि ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स के इक्वल है, और इस कारण से बॉडी स्लाइड नहीं होती है, उसमें सिर्फ इंटेंशन ऑफ मोशन होता है। ठीक है बच्चों, तो mg साइन जितना डाउनवर्ड है ये अप्लाइड फोर्स हो गया, उतना ही फ्रिक्शन यहाँ पर इसमें डेवलप होता है। तो चलिए बात करते हैं बैलेंस कंडीशन की। अच्छा, पहले डिफाइन कर लेते हैं डेफिनेशन को। सो द एंगल सबटेंडेड बाय इंक्लाइंड प्लेस विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन जितना एंगल बनाएगी दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। ओके, और हमने बोला है ये थीटा इतना होना चाहिए कि बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे, यहां से स्लाइड ना करे, लेकिन हाँ कितनी वैल्यू होनी चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। उसके बाद अगर थोड़ी सी भी वैल्यू हम थीटा की बढ़ाते हैं तो बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है। चलिए, तो वहां तक हमें थीटा को रखना है, उसी का नाम रख दिया हमने एंगल ऑफ रिपोज। चलिए बच्चों, तो कैलकुलेट करते हैं यहां से हम एंगल ऑफ रिपोज को। तो बॉडी कहाँ है, रेस्ट में है, ठीक है, वो चाहती है जस्ट अबाउट टू मूव, बॉडी रेस्ट में है, लेकिन इस सिचुएशन में है कि ये जस्ट अबाउट टू मूव, चलने को रेडी है। थोड़ा सा भी थीटा बढ़ा तो यहां से वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है। तो इस सिचुएशन में बॉडी तो रेस्ट में है, रेस्ट में है तो n इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू mg cos थीटा होगा, और इस समय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू F किसके इक्वल हो जाएगी, mg sin थीटा के इक्वल हो जाती है। ओके, चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड। हम सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें यहां मिलना है F डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा डिवाइड बाय mg cos थीटा। mg से mg कैंसिल हो जाएगा, और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लिख सकते हैं म्यू n डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू साइन बाय कोस, ये हो जाता है हमारा tan थीटा ऑफ r। n से n यहां भी कैंसिल, सो म्यू इज इक्वल टू हमें मिल जाती है tan थीटा। तो अगर थीटा कैलकुलेट करनी है यहां से तो हम इसको कर सकते हैं tan इनवर्स म्यू। ओके, यहां से आप एंगल ऑफ रिपोज को फाइंड कर सकते हैं। एंगल ऑफ रिपोज आपको मालूम हो तो हम यहां से म्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एंगल ऑफ रिपोज, और इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं म्यू को और थीटा को। इनकी हेल्प से हम फ्रिक्शन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ ही हम इसमें उस बॉडी के अंदर अगर बॉडी मोशन में आएगी तो हम उसके एक्सेलरेशन को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन हम लोगों को यहाँ से करनी है। आप यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो इसकी कंडीशंस को देख लेते हैं। सो कंडीशन नंबर फर्स्ट हम ये लेते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू स्मॉलर देन क्या हो, एंगल ऑफ रिपोज, तो यहां पर क्या होगा, नो मोशन, बॉडी इज एट रेस्ट होगी। बॉडी कहां है, रेस्ट में। क्यों है, क्योंकि थीटा की वैल्यू लेस देन क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। जब एंगल छोटा होगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी, वो रहेगी हमारी रेस्ट में। इस इंक्लिनेशन में ये एंगल जितना ज्यादा छोटा बॉडी यहाँ रखी है तो उतनी ही वो रेस्ट में रह सकती है। इसका मतलब ये है कि इस पर फोर्स तो लग रहे हैं, mg फोर्स कहाँ लग रही, डाउनवर्ड, mg साइन कहाँ लगेगा, इस तरफ। तो बॉडी मूव तो करना चाहती है, इधर mg cos, लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है
वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल है किसके, एफ अप्लाइड। तो जितने फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं बॉडी को मोशन करवाने के लिए, उतना ही यहाँ सरफेस के अंदर क्या डेवलप हो रही है, फ्रिक्शन डेवलप हो रही है। दोनों फोर्स इक्वल है, बॉडी मोशन नहीं कर सकती है, बॉडी इज एट रेस्ट। नेक्स्ट, अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते करते हम इसको इक्वल कर लें किसके, एंगल ऑफ रिपोज के, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव। जस्ट अबाउट टू मूव, बॉडी मूव करना चाहती है। अगर थोड़ी सी भी वैल्यू थीटा की हम इंक्रीज कर दें किससे, एंगल ऑफ रिपोज से, तो बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी। इस समय जो फ्रिक्शन यहाँ डेवलप होगा वो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पर होगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही क्या कर रहा है, इसकी मोशन को बैलेंस कर रहा है। ये तो चाहता है मोशन करना, लेकिन फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसकी मोशन को कम करता है। जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगी वैसे वैसे नीचे वाली फोर्स बढ़ेगी, तो वैसे वैसे फ्रिक्शन भी अपने आप को एडजस्ट करता जाएगा। अब एडजस्ट करते 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 ये कहां तक जाएगा, एक पर्टिकुलर लिमिट पर, जिसको हमने लास्ट क्लास में बोला था लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो इस समय फ्रिक्शन कहां पहुंच जाएगा, अपनी लास्ट वैल्यू पर। उसके बाद और थीटा बढ़ा दोगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कम पड़ जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ जाएगा और वो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। बट इस समय तो मूव नहीं करनी, चाहती है मूव करना, लास्ट लिमिट है इसका ये। तो इस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होंगे, ओके। और बॉडी कहां होगी, बॉडी इज एट रेस्ट, नो मोशन, डन। चलिए लास्ट अगला देखते हैं। तो थीटा की वैल्यू अगर हम एंगल ऑफ रिपोज से लार्ज कर दें, इस कंडीशन में क्या होगा, थीटा लार्ज होने पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेस देन अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन कम पड़ गया अप्लाइड फोर्स की कंपैरिजन में। तो जैसे ही अप्लाइड फोर्स यहां बढ़ती है, बॉडी में क्या आ जाएगा, मोशन। और जैसे ही मोशन आएगा हम फाइंड करेंगे इसके अंदर काइनेटिक फ्रिक्शन को। तो कौन सी फ्रिक्शन आएगी यहाँ पर, एफ के हमको मिल जाती है, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन मिल जाएगी। यहाँ इन केस में यहाँ पर होगा हमारा एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, क्योंकि अभी स्टैटिक कंडीशन में चल रहे हैं हम। यहाँ पर हमारा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू हो गया म्यू एस इंटू एल के, ओके। तो तीनों केसेस आपके सामने हैं। थीटा की वैल्यू अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम होगी तो कोई मोशन नहीं होगा, अगर इसके बराबर करेंगे तो भी मोशन नहीं हो पाएगा, बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के केस में रहेगी। लेकिन थोड़ी सी वैल्यू और जैसे ही आप बढ़ाओगे, बॉडी यहां से स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है बच्चों, चलिए इतनी बात। चलो बच्चों, तो इस पर बेस्ड हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व। तो ये है अपने पास पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जहां पर है हमारे पास इफ एन एंगल ऑफ रिपोज इज 45 डिग्री, है ना। एंगल ऑफ रिपोज का मीनिंग समझ गए आप लोग, हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन प्लेस का वो मैक्सिमम वैल्यू जहां तक बॉडी रेस्ट में रहे, देन थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाएंगे तो वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। वो वैल्यू कितनी है यहाँ पर, थीटा रिपोज इक्वल टू 45 डिग्री, डन। चलिए फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हमें फ्रिक्शन फाइंड करना है। फाइंड द बॉडी इज एट रेस्ट और मोशन, आपको बताना है कि बॉडी रेस्ट में है या बॉडी मोशन में आ चुकी है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये दोनों कैलकुलेशन हम लोगों को यहां से करनी है। तो इसके लिए हमने m मास वाले ऑब्जेक्ट को इस इंक्लाइन प्लेस पे रखा है। अब इस इंक्लाइन प्लेस पे हम जैसे ही रखेंगे इसको, ये वाली एंगल की वैल्यू यहाँ पर है 30 डिग्री, ठीक है। अब 30 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू अपने पास 30 डिग्री है, और एंगल ऑफ रिपोज हमको गिवन है कितना, 45 डिग्री। तो इस केस में थीटा लेस देन एंगल ऑफ रिपोज होगा,
और हम अभी अभी जो पिछली डिस्कशन कर चुके हैं जिसमें हमारा थीटा अगर यहां पर लेस देन एंगल ऑफ रिपोज होगा तो बॉडी कहां होगी, रेस्ट में होगी। ठीक है, तो यहां पे क्या मिलना चाहिए, हमें रेस्ट मिलना चाहिए। मतलब जो अप्लाइड फोर्स बॉडी पर वर्क करेंगे उनकी वैल्यू कम होना चाहिए फ्रिक्शन की कंपैरिजन में। चलिए चेक करते हैं यहां से। तो ये एम मास का ऑब्जेक्ट है और इस पर जो mg फोर्स वर्क करेगी वो यहां से डाउनवर्ड वर्क करेगी। डन। चलिए तो इसके दो कंपोनेंट्स डिवाइड करते हैं। एक कंपोनेंट यहां से वर्क करेगा हमारा इस डायरेक्शन में और दूसरा इसके परपेंडिकुलर। ये वाली कंपोनेंट होगी हमारी mg, ये वाली भी mg होगी। ये 30 एंगल है तो ये भी कितना होगा 30, तो ये हो गया हमारा cos 30 डिग्री और ये वाली कंपोनेंट sin 30 डिग्री। डन। अब mg को हमने दो फैक्टर में ब्रेक कर लिया है, तो अब यहां पर दोनों फैक्टर में मिल चुके हैं तो mg का काम खत्म हो चुका है। तो mg साइन यहां से डाउनवर्ड लाना चाहती है तो इस बॉडी में इंटेंशन ऑफ मोशन होगी नीचे आने की, तो फ्रिक्शन कहां डेवलप होगी, अपवर्ड। अब mg कोस चाहता है डाउनवर्ड तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगी, अपवर्ड, नॉर्मल टू सरफेस। तो इस समय जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन होगी आपकी mg cos 30 डिग्री, मींस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg इंटू cos 30 √3/2 हो जाना है। चलिए अगला, अब ये mg साइन कहाँ है, डाउनवर्ड, ये f कहाँ है, अपवर्ड। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इनटू एन, एन की वैल्यू यहां पर हम निकाल चुके हैं, वो हो जाएगी mg √3/2। डन। चलिए तो mg साइन थीटा क्या है, अब देखिए यहां पर इस बॉडी के ऊपर अप्लाइड फोर्स कौन सी होगी, तो जो आपकी अप्लाइड फोर्स है वो कौन सी होती है, जो मोशन में लेकर आती है किसी बॉडी को। अब यहां देखिए अप्लाइड फोर्स कौन सी होगी, mg cos तो डाउनवर्ड है सरफेस के जस्ट अंदर, तो बॉडी सरफेस पर जाएगी नहीं, एन की डायरेक्शन में वो जाना नहीं है, तो बचा कौन आपके पास, mg sin थीटा। ये mg sin थीटा आपकी अप्लाइड फोर्स है यहाँ पर। सो अप्लाइड फोर्स वो हो जाती है mg sin 30 डिग्री। सो mg अपनी प्लस पर sin 30 1/2। सो अप्लाइड फोर्स mg इंटू 1/√2 और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट वर्क कर रही है वो कितना, ये इतना है, म्यू एम जी इंटू 1.732 डिवाइडेड बाय कितना 2। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है इसका, मतलब जो भी फ्रिक्शन की वैल्यू मिलेगी हमको इसकी कंपैरिजन में लार्ज मिलना है। इसका मतलब यहां पर है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमारा, ये फ्रिक्शन ग्रेटर देन क्या हो चुका है, अप्लाइड फोर्स के। अब अगर फ्रिक्शन यहां ज्यादा है तो इस कंडीशन में mg sin थीटा क्या वर्क करेगा, इस पर वर्क करेगा, लेकिन क्या नहीं होगा, इस बॉडी में मोशन नहीं आ पाएगा, क्योंकि नेट फोर्स यहाँ पर किसी एक डायरेक्शन में आना चाहिए तब जाके बॉडी मोशन में आती है और तभी उसके अंदर क्या क्रिएट होती है, एक्सेलरेशन। डन। तो ये तो अपने आप को ऑटो एडजस्ट भी कर लेता है, तो भैया जितना mg sin थीटा यहाँ लग रहा है उतना इस फ्रिक्शन ने अपने आप को क्या कर लिया, एडजस्ट, और नेट फोर्स 0 हो गई, कोई भी मोशन नहीं होगा। आपकी बॉडी कहाँ होगी, बॉडी इज एट रेस्ट। डन। अब रेस्ट में है तो काहे का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी कितना आ जाएगा, 0 मिल जाता है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर बॉडी रेस्ट में है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। चलिए इतनी बात हो गई। आप चलिए अगली क्वेश्चन पे आते हैं। सो इफ एन एंगल ऑफ रिपोज इज 37 डिग्री, तो यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ रिपोज है कितना, 37 डिग्री। फाइंड द बॉडी इज एट रेस्ट और मोशन, बॉडी रेस्ट में होगी या मोशन में होगी वो हमें फाइंड करना है, और कैलकुलेट करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन, दोनों को हमें कैलकुलेट करना है। चलिए तो एंगल ऑफ रिपोज की इंक्लाइन प्लेस के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हो आप, 37 डिग्री। तो यहां हम ले रहे हैं ये वाली वैल्यू 45 डिग्री पर, और देखते हैं बॉडी के मोशन पॉसिबल है या नहीं है। मतलब हॉरिजॉन्टल ने
हॉरिजॉन्टल के साथ जो इंक्लाइन प्लेस है इस समय वो एंगल कितना है 45 डिग्री, और आपके रिपोज की वैल्यू कितनी है 37 डिग्री। मतलब आपने जो थीटा यहाँ टेकन किया है वो है 45 डिग्री। तो इस समय थीटा इज लार्जर देन एंगल ऑफ रिपोज, तो मोशन होगा, बिल्कुल होगा, बॉडी यहां से क्या करेगी, मूव करेगी। तो जैसे ही आप m मास के ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस करते हैं, इस पर कितनी फोर्सेस वर्क करेगी, mg फोर्स यहां से डाउनवर्ड, एक mg फोर्स के हम बनाते हैं दो कंपोनेंट, ये वाला होगा हमारा mg cos 45 और इधर वाली कंपोनेंट हमारी हो जाएगी mg sin 45 डिग्री। तो mg sin चाहता है डाउनवर्ड लाना, तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड डेवलप होगी, सरफेस नॉर्मल रिएक्शन यहां से अपवर्ड प्रोवाइड करेगी। डन। ओके, तो देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, तो बॉडी क्या क्या करेगी, यहां से मोशन करेगी। मोशन करेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन आना है, और वो होगा हमारा म्यू के इंटू एन के इक्वल, और यहाँ पर जो एन है वो एन है हमारा किसके इक्वल, mg cos 45 डिग्री के। सो एफ के इज इक्वल टू mg म्यू इंटू mg cos 45 डिग्री। देखिए तो अब इसमें नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, mg cos 45 नॉर्मल रिएक्शन दोनों तो बैलेंस हो गए, बचे आपके पास mg साइन, ये कहाँ ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को, डाउनवर्ड, क्लियर है। तो नेट फोर्स जो यहाँ पे होने वाली है वो होगी हमारी mg sin 45, इस समय फ्रिक्शन लेस देन अप्लाइड फोर्स है, तो इसको हम माइनस करते हैं, ये एफ के इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस रिलेशन से आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं बॉडी का। नेट फोर्स ये हायर है इसकी कंपैरिजन में, तो नेट फोर्स कहाँ आ रही है, डाउनवर्ड, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो mg sin 45 डिग्री माइनस एफ के को हम कर सकते हैं म्यू के इंटू एन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो mg sin 45 डिग्री माइनस म्यू के इंटू ये हो जाएगा mg नॉर्मल रिएक्शन cos 45 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास से तो मास कैंसिल हो गया है ना, म्यू के वैल्यू यहाँ पर हमारे पास अगर गिवन हो, मान लीजिए वो 0.2 है, तो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे म्यू की, और हमको इसका एक्सेलरेशन ये यहाँ से मिल जाएगा, और ये आप कैलकुलेट कीजिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको मिलती है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। जी का वैल्यू आपको मालूम है 10 ले लेना, sin 45 1/√2, ये 1/√2, म्यू की वैल्यू पुट करो, क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन। कब, जब ये म्यू के कितना हो 0.2 हो। डन। चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, और साथ में एक्सेलरेशन भी आपको इस पे कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास मास यहाँ पर रखा हुआ है 2 kg, तो पहले चेक करते हैं कि इसमें मोशन है या नहीं है। चलिए, तो ये बॉडी का मास इस पर वर्क करेगा, फोर्स mg यहाँ से डाउनवर्ड, मीन्स mg कितना है, यहाँ पर मास 2 है, तो इस बॉडी पर 2g फोर्स यहाँ वर्क करती है डाउनवर्ड। इस 2g के दो कंपोनेंट्स बनाओ, एक कंपोनेंट ये रहा 2g cos, ये एंगल 37, ये भी 37, ये हो गया cos 37 डिग्री, और ये वाला एंगल हो गया कितना, यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट हो गया आपका 2g sin 37 डिग्री। इस समय नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ डेवलप होगी, यहाँ पर इस डायरेक्शन में। चलिए, तो 2g sin 37 को देख लेते हैं यहाँ से कितना है, तो 2g sin 37 डिग्री, तो 37 डिग्री को कैलकुलेट करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल पे जाएं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल हमारी 37 डिग्री, ये 3, ये 4 और ये 5। तो जब जब आप sin 37 डिग्री फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो cos 37 डिग्री कितना 4/5।
तो 2g साइन 37 डिग्री, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू साइन 37 कितना हो गया 3/5, 5 से कैंसिल किया 2, 2 टू 4, 4 3 12, तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 12। मतलब इस बॉडी पर यहाँ जो फोर्स वर्क कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये फोर्स आपकी 12 न्यूटन है। 12 न्यूटन फोर्स कहाँ वर्क कर रही है, डाउनवर्ड। तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं, हाँ उसको निकालेंगे। पहले अपन 2g cos 37 को भी कैलकुलेट करते हैं। 2g cos 37 डिग्री, तो ये 2 इंटू 10 इंटू cos 30 4/5, 5 से कैंसिल 2, 2 टू 4, 4 4 16। तो यहाँ पर ये जो फोर्स इधर वर्क कर रही है ये है 16 न्यूटन। डन। सो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, बॉडी कहाँ रहे, रेस्ट में रहे, उसके लिए। सो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू कितना लेना अपने को, अगर रेस्ट में रखना है तो 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन हमारा कितना हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर हमारा 16 न्यूटन है। ओके, तो इसकी वैल्यू हमें मिल रही है 6.4 न्यूटन। चलिए, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन यहां डेवलप हो सकती है 6.4 न्यूटन। इस समय अप्लाइड फोर्स कितनी है यहाँ पर, 12 न्यूटन। अगर 12 न्यूटन फोर्स यहाँ लग रही है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आपके पास ओनली 6.4 आ रही है, तो बॉडी में मोशन होगा और जो फ्रिक्शन हमको मिलेगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। सो एफ के आपको मिलेगा, देखिए मोशन आ चुका है तो बॉडी कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहे हैं 12 न्यूटन इस पर अप्लाइड फोर्स है, वो इसको लाना चाहते हैं नीचे, फ्रिक्शन यहाँ पर डेवलप हो रही है ओनली 6.4, तो मोशन होगा। सो बॉडी इज इन मोशन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के यहाँ पर है 0.3 इंटू नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमें फिर से मिल गई कितनी, 16। तो एफ के इज इक्वल टू 4.8 न्यूटन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन डेवलप हो रही है 4.8 न्यूटन। क्लियर है। चलिए, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमको मिल चुकी है। अब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको नेट फोर्स पे जाना पड़ेगा। तो नेट फोर्स पर निकालते हैं। यहाँ पर फोर्स 12 न्यूटन डाउनवर्ड वर्क कर रही है, इस समय काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है कितना, 4.8 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना मिला हमें, 4 माइनस 12 का 8, 8 में से जाएंगे तो 7.2 है ना, 12 में से 4.8 माइनस करें 7.2 इक्वल टू कितना मिला, 2 इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो ये हमको मिल जाएगा 3.6 इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर मिलेगा 6.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन। चलिए बच्चों, अगर इस बॉडी पर मैं यहां से एक एक्सटर्नल फोर्स F इज इक्वल टू 4 न्यूटन अप्लाई कर दूं, तो इस बॉडी पर यहां से 4 न्यूटन की फोर्स भी हमने क्या कर दी, अप्लाइड कर दी। तो अब बताओ मोशन है या नहीं है, तो निकालते हैं नेट फोर्स। 12 न्यूटन कहाँ ला रहे हैं, डाउनवर्ड, और आपने एक्सटर्नल फोर्स F इक्वल टू 4 न्यूटन और अप्लाई कर दी है। तो 12 में से आप 4 को माइनस कर लें, कितने बचे, 8 न्यूटन। तो जो अप्लाइड फोर्स है आपका F अप्लाइड इज इक्वल टू कितना बचा आपके पास, 8 न्यूटन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितने डेवलप होती है, मैक्सिमम 6.8। तो अभी भी बॉडी कहाँ है, मोशन में है, क्योंकि इस समय नेट फोर्स कहाँ काम कर रही है, 8 न्यूटन की डाउनवर्ड, ओनली 6.4 अपवर्ड वर्क कर रही है, तो बॉडी कहाँ है, मोशन में है। इस केस में भी आपको एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है, और वो कैलकुलेशन करेंगे आप लोग। सारे काम मैं क्यों करूं, तुम भी कुछ करो। चलिए, तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और वैल्यू को कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कितनी एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलने वाली है। चलिए, तो आज का लेक्चर में हम इतने ही डिस्कशन करेंगे। आज हमने जाना एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। ओके, कब वैल्यू, कितनी वैल्यू हमें एंगल ऑफ रिपोज की टेकन करना होती है। तो एंगल ऑफ रिपोज हमेशा याद रखें वो मैक्सिमम वैल्यू होती है हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन प्लेस की
जब तक बॉडी रेस्ट में रहे उसके बाद क्या हो जाता है, मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ऑल दी वेरी बेस्ट।